नमस्कार दोस्तों एसबीआई क्लर्क के एक और पेपर के साथ में हम आपके सामने आए हैं। जो स्क्रीन पर आपको पेपर शो हो रहा होगा। चलिए आज इस पेपर को एक बार और सॉल्व करते हैं और देखते हैं एसबीआई क्लर्क का जो पेपर है वो इस साल कैसा रहने वाला है। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो आपको सेंटेंस में रीअरेंजमेंट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं बाय ऑप्शन कैसे करें हम। यहाँ पर मुझे बेसिकली ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी स्टार्टिंग ज्यादा बार हो रही है। तो मुझे दिख रहा है कि डी ज्यादा बार स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे डी को ही फर्स्ट ऑप्शन मान लेना है और इस हिसाब से इसे अरेंज करना है। तो देखते हैं एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आफ्टर द डेडली डेल्टा वेरिएंट। बिल्कुल इससे मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। अब मैं अगर डी के बाद बी देखूं, फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं सही मानती हूं तो डेल्टा वेरिएंट एंड द एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव ओमिक्रॉन वेरिएंट। देखो वेरिएंट एक तो डेल्टा वेरिएंट और एक कौन सा वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट, दोनों रिलेट कर रहे हैं और किससे रिलेट कर रहे हैं, एंड से रिलेट कर रहे हैं। एक बार वापस देखिए, एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आफ्टर द डेडली डेल्टा वेरिएंट एंड द एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज शोन दैट अनलाइक एडल्ट्स, चिल्ड्रन in general and little children in particular do not suffer। do क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तरफ तो आप बात कर रहे हो चिल्ड्रन इन जनरल और एक तरफ आप क्या बात कर रहे हो, चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर। हो गया प्लूरल। तो डू नॉट सफर फ्रॉम सीवियर डिजीज, यानी कि मुझे मेरा आंसर मिल गया। फर्स्ट ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। अब बाकी की मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे रिलेशन दिख गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट को एक बार अरेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये, अगर मैं देखूं तो इनमें से दो ऑप्शन मुझे डी से दिख रहे हैं और दो ऑप्शन मुझे बी से दिख रहे हैं। देखते हैं हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं डी को सही मानूं तो ये बोल रहा है इन 2003 आफ्टर द गवर्नमेंट अप्रूव। अब इन 2003 किसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव, यानी कि इन 2003 से पहले है ना कुछ मिसिंग है जिसकी गवर्नमेंट अप्रूव की बात कर रहा है, यानी कि हम डी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। एक बार बी को देखते हैं। बी क्या कह रहा है ये, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट बिगैन। जो प्राइवेटाइजेशन है किसका, एयरपोर्ट का, वो इंडिया के अंदर कब बिगैन हुआ था, इन 2003। यानी अब मुझे समझ में आ गया कि बी के बाद जो है ना वो डी सही है कि 2003 में एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन जो है वो इंडिया में बिगैन हुआ था। कब, आफ्टर द गवर्नमेंट अप्रूव, जब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था क्या, एक प्रपोजल। डी के बाद सी है ना, a proposal to upgrade Mumbai and Delhi in a public-private partnership। तो my right answer is option number D। Clear? Next देखते हैं, when BBC America's killing। देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो दो ऑप्शन मुझे डी से दिख रहे हैं और दो ऑप्शन मुझे बी से दिख रहे हैं। डी से देखे ऑफ बोथ क्रिटिक्स, देखो प्रेपोजिशन से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, यानी कि डी से तो स्टार्ट नहीं होगा। ए और सी दोनों ऑप्शन गए। बी को देखते हैं, क्विक ईवी एड इट्स फर्स्ट सीजन। अब ये ईवी किसका नाम है, ये पूरा एक नाम होगा ना, तो ये पूरा नाम हमें दिख रहा है अमेरिकाज किलिंग ईव, है ना, यानी कि बी से भी ये सेंटेंस जो वो स्टार्ट नहीं होगा, अधूरा नाम है, यानी कि मुझे मेरा आंसर जो है वो मिल गया है ई ऑप्शन। फिर भी एक बार देख लेते हैं, व्हेन बीबीसी अमेरिकाज किलिंग ईव एड इट्स फर्स्ट सीजन इट क्विकली सीमेंटेड इटसेल्फ एज अ फेवरेट ऑफ बोथ क्रिटिक्स एंड द मासेस। सही हो गया, यानी ई इज माई राइट आंसर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। नाउ इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको एसबीआई क्लर्क के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि इसने पर्टिकुलर एक वर्ड आपको दिया है और उस वर्ड से रिलेटेड इसने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या इन 3 एग्जाम्पल में इस वर्ड का जो मीनिंग है वो सही सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट गाइस इसके लिए आपको ये जो वर्ड है ना इसका मीनिंग जो है वो आना चाहिए, यानी स्टॉन्च का मीनिंग आपको आना चाहिए। अब स्टॉन्च का मीनिंग क्या होता है, तो स्टॉन्च का मीनिंग होता है वेरी लॉयल, यानी जब कोई बहुत ज्यादा लॉयल होता है तब हम उसे स्टॉन्च कहते हैं। लॉयल मीन्स निष्ठावान, अगर कोई आपके प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान है तब आप उसे स्टॉन्च पर्सन कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका यूज देखते हैं, सिंस द टू कंट्रीज आर स्टॉन्च अलाइज, क्योंकि जो दोनों कंट्रीज हैं ये कैसी है, स्टॉन्च अलाइज है। स्टॉन्च अलाइज मतलब है, अलाइज का मतलब है दोनों के बीच की, कहते हैं ना संधि, तो दोनों के बीच की संधि कैसी है, बहुत लॉयल है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दे विल वर्क टुगेदर, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं कि ये साथ में काम करेंगे। तो बिल्कुल ये दोनों लॉयल है तभी तो साथ में काम करेंगी, यानी कि यहाँ पर स्टॉन्च का मीनिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं,
I don't mean to come across as a staunch person, but I am certain I am correct on this issue. Now इस सेंटेंस में ये staunch person तो ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस तो staunch का मीनिंग नेगेटिव लेके जा रहा है, जबकि staunch का मीनिंग तो पॉजिटिव है ना, तो इस केस में बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. द यूनियन हैज शोन अ स्टॉन्च कमिटमेंट. क्या बताइए यूनियन ने, कैसी कमिटमेंट, एक स्टॉन्च कमिटमेंट बताइए काई के लिए, टू प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स विद डिसेंट सैलरी वो प्रोवाइड करेगा और मेडिकल इंश्योरेंस वो देगा. इसके प्रति यूनियन ने क्या दिखाई है, कमिटमेंट दिखाई है जो कैसी है, स्टॉन्च, यानी कि एक लॉयल कमिटमेंट है, वो इसे तोड़ेंगे नहीं. यानी स्टॉन्च का जो मीनिंग है वो ए में भी सही बैठ रहा है और सी में भी, तो इस हिसाब से माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और अटेम्प्ट कर सकते हो, हालांकि देखो मीनिंग तो आपको आना ही चाहिए, बाकी से आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, पर बाय ऑप्शन करने के लिए भी अल्टीमेट स्टॉन्च का मीनिंग शुड बी नोन टू यू. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं. तो यहाँ पर ये बोल रहा है बेलिकोस. नाउ बेलिकोस का मतलब होता है बेसिकली लड़ाकू, यानी कि झगड़ालू के लिए, लड़ने के लिए हम लोग बेलिकोस वर्ड का यूज करते हैं. नाउ ऑप्शन देखते हैं. हिज बेलिकोस बिहेवियर एट द पार्टी. कैसा बिहेवियर उसका, लड़ाकू बिहेवियर. इन शॉर्ट किस बात की इंश्योरिटी देता है कि उसे पार्टी में दोबारा इनवाइट नहीं किया जाएगा. तो बिल्कुल सही है उसका लड़ाकू बिहेवियर. ए ऑप्शन इज माय राइट आंसर. फिर नेक्स्ट देखते हैं. आफ्टर द 10 years ऑफ अ बैड रिलेशनशिप, 10 साल के बैड रिलेशनशिप के बाद किसके बीच में, स्टेप मदर एंड स्टेप डॉटर, दे फाइनली पुट देयर डिफरेंसेस असाइड. उन्होंने अपना डिफरेंस असाइड किया एंड हैड अ बेलिकोस टाइम टुगेदर. अब यहाँ पर तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना भाई, उन्होंने अगर अपने डिफरेंस असाइड किए तो वो तो अच्छे से रहेंगी साथ में, जबकि यहाँ तो नेगेटिव वर्ड आ रहा है बेलिकोस, यानी बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, अगेन गलत हो गया. सी ऑप्शन देखते हैं. स्ट्रेंज हाउ सच बेलिकोस मोमेंट कुड बी स्टर्ड अप. यानी ये कह रहा है कि ये स्ट्रेंज की बात है कि कैसे एक बेलिकोस मोमेंट जो है ना वो एक इमोशनल टर्मोइल में स्टर्ड अप हो जाता है. टर्मोइल का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, नॉइज हो, शोर शराबा हो, वो कहलाती है टर्मोइल. तो इसका मतलब जब हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो टर्मोइल सिचुएशन ही तो होती है, बहुत नॉइजी सिचुएशन हो जाती है, सब आपस में चिल्लाने लग जाते हैं. तो यहाँ पर सी ऑप्शन में भी बेलिकोस का मीनिंग सही है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए एंड सी, यानी डी ऑप्शन इज माय राइट आंसर. तो ये क्वेश्चन थे बेसिकली वर्ड के मीनिंग से रिलेटेड. नेक्स्ट चलते हैं. यहां पर ये मुझे अगेन क्या बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है वर्ड का आपको इंटरचेंज करना है, ठीक है, यानी कहां पर कौन सा वर्ड का इंटरचेंज करने से सही पेयर बैठे. करें इस क्वेश्चन को. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाला जो मॉक कराया था उसमें भी कराए थे. देखते हैं. ड्यूरिंग द डिजास्टर, डिजास्टर के दौरान, यहाँ पर डिजास्टर वर्ड बिल्कुल सही लिखा है. प्राइस रेजिंग, प्राइस का बढ़ना या प्राइस का कंट्रोल होना, दोनों सही लग रहे हैं, यानी कि रेजिंग और कंट्रोल इंटरचेंज हो सकता है. प्राइस रेजिंग वाज इम्पोज टू स्टॉप स्टोर्स फ्रॉम रेजिंग द कॉस्ट बोल सकते हैं अपन. फ्रॉम के बाद आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा, तो फ्रॉम के बाद रेजिंग आएगा. इस हिसाब से बी और जो सी है वो इंटरचेंज हो रहे हैं. द कॉस्ट ऑफ वाटर एंड ब्रेड, ये तो सही है, दोनों नाउन कनेक्ट है एंड से, यानी ए और डी ऑप्शन नहीं हिलेंगे, बी और सी को जो है वो हम इंटरचेंज करेंगे. तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नॉट ओनली इन ट्रेड लिबरलाइजेशन बट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये कह रहा है ना सिर्फ ट्रेड लिबरलाइजेशन में बल्कि किसमें, ग्लोबलाइजेशन. देखो ऑफ के बाद ग्लोबलाइजेशन नाउन सही है, ट्रेड लिबरलाइजेशन सही है. इवन यानी कि ए और बी तो कहीं इंटरचेंज नहीं होने वाले. Even seemingly well-intentioned efforts have often. Now have के बाद जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. backfired भी सही है, और कोई यहाँ पर तीनों बोल्ड लेटर्स में से थर्ड फॉर्म है नहीं, यानी आप डी ऑप्शन को भी यहाँ से नहीं हटा सकते. जब आप ए बी और डी को ही नहीं हटा सकते तो सी को किससे इंटरचेंज करोगे. इसका मतलब यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट की नीड नहीं है, जो जहां वर्ड लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग पॉज. लॉन्ग पॉज यानी एक लंबे अंतराल के बाद या लंबी रुकावट के बाद, लंबा रुकने के बाद की ये बात कर रहा है. फ्यूल प्राइसेस हैव बीन इंचिंग. जो फ्यूल प्राइसेस है वो क्या हो रही है, इंच भर यानी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है. इसकी बात ये मुझे कह रहा है कि जो फ्यूल प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है अप ओवर द पास्ट वीक एंड हैव क्रॉस. नाउ देखो हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, सी नहीं हिलेगा. फिर नेक्स्ट चलते हैं. यहां पर लिखा है हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है. इंचिंग भी बिल्कुल सही लिखा है,
यानी बी और सी तो इंटरचेंज नहीं होंगे। जरा ए और डी को देखें एक बार, तो आफ्टर अ लॉन्ग पॉज रिटेल फ्यूल प्राइसेस, अपन रिटेल प्राइसेस बोलते भी है ना, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। एक बार अगेन को यहां लगा करके देखते हैं, हैव क्रॉस द ₹100 लीटर मार्क अगेन, यानी वो दोबारा से 100 लीटर पे पहुंच गया है इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी ए और डी जो है ना ये रिप्लेसेबल हैं, जबकि बी और सी को हमें नहीं छेड़ना है। तो यानी माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगेन आप इन क्वेश्चन को है ना बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप ए का रिप्लेसमेंट 2 बार दे रखा है, सी से भी दे रखा है और डी से भी दे रखा है, तो आप एक बार के लिए पहले ए को सी से इंटरचेंज करके देखें और एक बार ए को डी से। मोस्टली क्वेश्चंस में ये अरेंजमेंट बैठ ही जाता है, जैसे अपन इसी क्वेश्चन में करके देखते हैं। जैसे देखिए आप 9th क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, किसका रीअरेंजमेंट, ए का रीअरेंजमेंट बी से भी दे रखा है और डी से भी दे रखा है। दोनों से एक बार करके देखते हैं क्या कह रहा है ये मुझसे कह रहा है द वे न्यूट्रिशन कंज्यूमर्स, बोलूं द वे क्योंकि ए का बी से करना है, द वे कंज्यूमर्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन, जिस तरीके से जो कंज्यूमर है वो क्या ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन। इंफॉर्मेशन हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली बिल्कुल सही है अपनी जगह। इन द पास्ट 2 डिकेड्स, डिकेड्स भी सही है, यानी सी और डी तो नहीं हिलेगा, लेकिन देखो ए और बी इंटरचेंज हो रहा है ना। द वे, जिस तरीके से कंज्यूमर्स, प्लूरल वर्ड है तो ऑब्टेन सही लिखा है, कंज्यूमर्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, यानी मुझे मेरा राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मुझसे क्या कह रही है। अब आप यहां देखो, सबसे पहले ए का सी से और ए का डी से अरेंज करें। इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, अब देखो आपको यहां पर सब्जेक्ट की जगह चाहिए, अगर सब्जेक्ट की जगह चाहिए तो आप क्रूशियल द परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते, यानी ए को सी से तो रिप्लेस नहीं कर सकते, ए को डी से करें। ग्रेजिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को ग्रेज कैसे करते हैं भाई, चरेंगे थोड़ी ना, यानी ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब एक बार के लिए सी को डी से या बी को डी से इंटरचेंज करते हैं, है ना। तो अगर मैं बी को डी से इंटरचेंज करूं तो कैसे करूं, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेजिंग सिस्टम, सही बैठ रहा है, ऑफ के बाद आईएनजी आता है, ऑफ ग्रेजिंग सिस्टम एंड रिड्यूसिंग देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आर क्रूशियल इन द करंट एंड फ्यूचर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी हम किसको अरेंज करेंगे या किसको इंटरचेंज करेंगे, बी को डी के साथ। तो माय राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, ये एक पैसेज है, एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को रीड करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इसके जो आंसर्स हैं वो डेफिनेटली कमेंट करें ताकि अपन आगे की बात करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये पैसेज किसके बारे में है। दिल्ली हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, दिल्ली की हिस्ट्री बहुत बड़ी रही है, एंड हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर ऑफ इंडिया, और इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर रहा है शुरू से, एज द कैपिटल ऑफ सेवरल एम्पायर्स, क्योंकि कई एम्पायर्स ने इस जगह को अपनी कैपिटल बनाया है। अर्लीस्ट कवरेज ऑफ दिल्लीज हिस्ट्री, अर्लीस्ट कवरेज जो दिल्ली हिस्ट्री की रही है, इज द ऑनसेट ऑफ, कहां से है वो, तोमर्स किंगडम से रही है। कब, 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी से जो है वो सबसे ओल्डेस्ट जो है कवरेज रही है दिल्ली की। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिटी बिल्ट, क्या कहा माना जाता था, ये एक सिटी बिल्ट मानी जाती थी। डिस्ट्रॉयड, कई बार डिस्ट्रॉय हुई, एंड रीबिल्ट, और वापस बनाई गई सेवरल टाइम्स, कई बार, एज आउटसाइडर्स हु सक्सेसफुली इन्वेडेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कोई भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्वेड कर लेता था, पा लेता था, उन सब के लिए जो सिटी है कई बार बनी है, डिस्ट्रॉय हुई है और वापस बनी है। वुड रैंसैक द एग्जिस्टिंग कैपिटल सिटी इन दिल्ली, यानी इन लोगों ने दिल्ली को हमेशा से अपना क्या बनाया है, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो हमेशा से बनाकर रखे हैं। एंड दोज हु कम टू कॉन्कर, और जो इसे जीतने के लिए आता था, स्टे वुड बी सो इम्प्रेस्ड, वो इस सिटी की से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता था। क्यों, एक तो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण, एज टू मेक इट देयर कैपिटल, इससे वो मजबूर हो जाते थे इसे अपनी कैपिटल बनाने के लिए, एंड रीबिल्ट इट इन देयर ओन वे, और फिर इसे अपने ही तरीके से वापस से क्या करते थे, रीबिल्ड करते थे। तो ये दिल्ली के प्रति क्यों इंप्रेस थे, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण, और इसे अपनी कैपिटल बनाते थे और अपने हिसाब से इसे क्या करते थे, रीबिल्ड करते थे। इन द मेडिवल एरा, अगर हम मेडिवल यानी कि बीच की बात करें, तो ओल्डन टाइम की बात कर रहे हैं, बीच की अगर हम बात करें तो जो दिल्ली है वो किसके द्वारा रूल किया गया था, तोमारा डायनेस्टी के द्वारा और चौहान डायनेस्टी के द्वारा। कब, 736 से लेकर 1193 तक। द दिल्ली सल्तनत इज द नेम गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ, इसे दिल्ली सल्तनत नाम दिया गया
किसके द्वारा? 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज के द्वारा सीरीज में आई थी ये, विच रिमेन्ड एज अ, जो हमेशा रही, क्या रही? डोमिनेंट पावर रही किसके ऊपर? इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर, विद दिल्ली। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो किसको बना करके रखा? दिल्ली को। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड के दौरान द सिटी बिकेम अ सेंटर फॉर कल्चर, ये जो सिटी है ये कल्चर का क्या बन गई? सेंटर बन गई। द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड, कब एंड हुआ इस दिल्ली सल्तनत का? 1526 में, व्हेन बाबर डिफीटेड, जब बाबर ने किसको डिफीट किया? लास्ट लोधी सुल्तान को, जिसका क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। और कब? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और क्या बनाया? एंड फॉर्म द मुगल एम्पायर, और यहां से जो है वो मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। द मुगल्स रूल्ड द एरिया फॉर 3 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज तक जो मुगल है उन्होंने इस एरिया को क्या किया? रूल किया। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, जब 16th सेंचुरी की बात आई, द सिटी डिक्लाइंड एज द मुगल कैपिटल वॉज शिफ्टेड, तो जो सिटी है उसने अपनी जो कैपिटल है, मुगल कैपिटल जो है उसे शिफ्ट कर लिया। द 5th मुगल एम्परर, किसने किया? जो 5वां मुगल एम्परर था शाहजहां, उन्होंने बिल्ट द वेल सिटी ऑफ शाहजहानाबाद विद इन दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर एक जगह है शाहजहानाबाद, उसको एंड इट्स लैंडमार्क, अपने लैंडमार्क रेड फोर्ट बनवाई, जामा मस्जिद बनवाई। हिज रीजन वुड बी कंसिडर्ड द, और जो इनका रीजन था, मतलब जितने टाइम ये रहे, जो काल इनका रहा है वो अदर एम्पायर के लिए, यानी कि मुगल एम्पायर के लिए क्या रहा है? जेनिथ रहा है। जेनिथ यानी सबसे ज्यादा काम या जो चीजें हैं वो इन्हीं के काल में हुई है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सक्सेसर, यानी कि जब शाहजहां की डेथ हुई थी तो उनके बाद औरंगजेब आए थे, और औरंगजेब की डेथ के बाद भी जो मुगल एम्पायर था वॉज प्लेग्ड बाय सीरीज ऑफ रिवोल्ट, वो कई रिवोल्ट्स के द्वारा जो है वो घिर गया, यानी कई लोगों ने लड़ाई, जो युद्ध है वो छेड़ दिया। दे लॉस्ट मेजर पोर्शंस टू द मराठास, उन्होंने अपना कई पोर्शन जो है वो मराठा को खो दिया, मतलब मराठा जीत गए, कई पोर्शंस को सिख को दे दिया। एंड मेनी गवर्नर्स ऑफ अर्स्ट वाइल मुगल प्रोविंसेस लाइक, कई जगह चली गई इनसे, जैसे बंगाल चला गया, अवध चला गया और हैदराबाद चला गया। द मराठास कैप्चर दिल्ली, मराठास ने दिल्ली को कैप्चर किया, कब? इन द बैटल ऑफ दिल्ली में, बैटल ऑफ दिल्ली में इसको कैप्चर किया 1757 में, और इसे कंटिन्यू कंट्रोल किया कब? 1803 तक, जब तक कि ये डिफीट नहीं हो गए किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, यानी ब्रिटिशर्स ने जो है वो मराठास को हराया कब? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। इन 1803 जो दिल्ली है वो अगेन कैप्चर्ड किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ड्यूरिंग कंपनी रूल, जब कंपनी रूल चल रहा था इंडिया में, द मुगल एम्परर जो बहादुर शाह सेकंड थे वॉज रिड्यूस टू मेरली अ फिगर हेड, यानी सिर्फ एक नाम के बहादुर शाह रह गए थे, बाकी सारा कंट्रोल जो वो ब्रिटिश के पास चला गया था। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 सॉट टू एंड कंपनी रूल, इन्होंने कंपनी रूल को एंड किया एंड डिक्लेयर्ड, और बहादुर शाह सेकंड को इंडिया का एम्परर डिक्लेयर किया। हाउएवर, लेकिन बहुत जल्दी ब्रिटिशर्स ने सून दिल्ली को कैप्चर किया और बाकी टेरिटरीज को भी कैप्चर किया, एंडिंग द शॉर्ट लिव्ड ऑफ रिबेलियन, और बहुत छोटे ही विद्रोह में कैप्चर कर लिया था। दिस ऑल्सो मार्क, और यहां से जो है बिगनिंग मानी जाती है डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की। 1911 में द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली, कैलकाटा से ये शिफ्ट कहाँ की गई? न्यू दिल्ली से बनाई गई कैपिटल। द लास्ट इनर सिटी ऑफ दिल्ली डिजाइन बाय, और ये जो सिटी किसके द्वारा डिजाइन हुई थी? एडविन लेटनेस के द्वारा। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश से, तो न्यू दिल्ली को जो है वो क्या बना दिया गया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कैपिटल, और आज तक न्यू दिल्ली जो है वो हमारी इंडिया की कैपिटल मानी जाती है। तो ये जो है वो दिल्ली का सफर रहा है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इन अर्लीस्ट टाइम, यानी पहले की बात कर रहा है, व्हाई डिड द एनक्रोचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रेफर दिल्ली एज द कैपिटल, वो क्यों दिल्ली को अपना कैपिटल मानते थे पुराने टाइम में? तो मैंने यहाँ पर ये लाइन आपको एक्सप्लेन भी की थी कि ये लोग दिल्ली को क्यों मानते थे, क्यों इंप्रेस थे, दिल्ली की लोकेशन को लेकर के ये इंप्रेस थे, बार बार इसको रीबिल्ड करते थे अपने हिसाब से। जरा पढ़ें एक बार ऑप्शन। एज दिल्ली वॉज अ ह्यूज प्लेस, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लेस थी और शेल्टर देती थी? नहीं। ये क्यों इंप्रेस थे? बिकॉज दे वर इंप्रेस बाय द टैक्टिकल लोकेशन ऑफ दिल्ली। क्या वो दिल्ली की एक लोकेशन को लेकर के इंप्रेस थे? बिल्कुल दिल्ली की लोकेशन को लेकर ही इंप्रेस थे। क्यों ये इसलिए इंप्रेस थोड़ा ना थे कि दिल्ली को ब्लेस्ड है रिसोर्सेज एंड ट्रेजर से, नहीं, या फिर दिल्ली जो है वो हमेशा से एक इंपॉर्टेंट सिटी रही है, नहीं, ये दिल्ली की लोकेशन को लेकर के इंप्रेस थे, इसीलिए जो है ये दिल्ली को प्रेफर
करते थे। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैसे जो दिल्ली है वो दिल्ली सल्तनत मेडिवल एरा की कही जाने लगी। तो ये हमने सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत है वो नाम दिया गया था किसके द्वारा, सीरीज ऑफ 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज के द्वारा, जो डोमिनेंट पावर रही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में दिल्ली के साथ, और दिल्ली को क्या बनाकर रखा इन्होंने, अपनी कैपिटल। अब ये मुझसे बोल रहा है कि ये कब तक रही है, मतलब कब तक जो ये है ना दिल्ली को इन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो नाम है वो दे करके रखा है। देखो ये रहा, मैंने अभी बताया इट वाज नेम्ड 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया, और इन सब ने अपनी दिल्ली को क्या मान के रखा, कैपिटल मान के रखा। यही लाइन अभी हमने पढ़ी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। अभी फर्स्ट में बोल रहा है दिल्ली हमेशा से कैपिटल रही है, नहीं भाई हमेशा से नहीं रही है, बार बार बनाई गई है। तो मरा डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी ने कॉन्कर्ड किया दिल्ली को और इसको दिल्ली सल्तनत नाम दिया, नहीं, दिल्ली सल्तनत जो नाम दिया गया है वो तो सक्सेसिव 5 डायनेस्टीज ने मिलकर दिया है, दो ने नहीं दिया है। द नेम गिवन ड्यू टू राइज ऑफ मुगल एम्पायर, बिल्कुल भी नहीं, मुगल तो बाद में आए थे, राइट। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का एंड कब हुआ, किस चीज के कारण हुआ। तो देखो यहां पर इन्होंने बताया था कि जब बाबर ने डिफीट किया था लोधी सुल्तान को, कहां, बैटल ऑफ पानीपत में, तब जो है दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था, एंड हुआ था। ढूंढते जरा इस ऑप्शन को, व्हेन बाबर डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ लास्ट लोधी सुल्तानत, बिल्कुल लास्ट लोधी सुल्तान को ही तो हराया था बाबर ने। When last Lodi Sultan was renounced and Babur was elected, नहीं, बिल्कुल नहीं। When last Lodi Sultan died due to prolonged disease, ऐसी भी कोई बात नहीं है। When last Lodi Sultan was compelled to relinquish, ऐसी भी बात नहीं है। सीधा सीधा कहा था कि भाई जब बाबर ने डिफीट किया किसको, लास्ट लोधी सुल्तान को, बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। तो माय ए ऑप्शन इज माय राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नाउ इन क्वेश्चंस में आप ध्यान से पढ़ेंगे कि इन्होंने ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। पढ़ते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ शाहजहां वॉज मोस्ट सक्सेसफुल मुगल पीरियड, बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे लाइन कही थी, देखिए कि जो मुगल एम्पायर रहा है ना शाहजहां का, वो क्या रहा है, जेनिथ ऑफ द एम्पायर है, जेनिथ ऑफ द एम्पायर यानी बहुत इंपॉर्टेंट काल रहा है इनका, यानी इस हिसाब से ये तो बिल्कुल सही है। औरंगजेब जो है वो शाहजहां के बाद आए थे, ये भी सही है, सक्सेसिव रूलर थे। शाहजहां वॉज 5th मुगल एम्परर हु बिल्ड शाहजहांबाद, बिल्कुल ये भी सही है। देखिए ये लाइन भी यहाँ पे लिखी गई है कि शाहजहां जो है ना इन्होंने शाहजहांबाद बनाया था और ये 5th मुगल एम्परर थे, सही लिखी है ये लाइन भी, यानी कि ए, बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। डी पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर जो है वो फॉर्म्ड इन दिल्ली आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी जो मुगल एम्पायर है वो दिल्ली में तब बना आफ्टर फर्स्ट वॉर, बिल्कुल ये भी सही है। फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत ही तो लड़ा था इब्राहिम लोधी ने बाबर से, है ना, तभी तो मुगल एम्पायर आया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इनमें सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है, तो नॉट ट्रू तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ। जरा देखिए, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग ओवर अदर टेरिटरीज, ब्रिटिशर्स ने रूल करना चालू किया अदर टेरिटरीज को। द इंडियन रिबेलियन स्टार्टेड विद द एम टू एंड, इन ब्रिटिश कंपनी को एंड करने के लिए इंडियन रिबेल स्टार्ट हुआ। कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज चेंज्ड टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा, कैलकाटा से जो दिल्ली है वो कैपिटल बन गई, ये सब बोल रहा है। अब देखिए सबसे पहले इंडिया ने रिबेल स्टार्ट किया था, मराठास ने किया था ना ब्रिटिश को हराने के लिए, तो बी सबसे पहले आएगा। फिर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने वापस अपनी टेरिटरीज को गेन किया और वापस से दिल्ली पर डोमिनेंस पाया, बिल्कुल सही बात थी, बी के बाद ए आएगा। और फिर जो है मुगल्स ने, ब्रिटिशर्स ने कैलकाटा से दिल्ली वापस अपनी कैपिटल बनाई, तो यानी बी पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसमें ये मुझे बोल रहा है रैंसैक का जो है ना मुझे सिनोनिम बताना है, तो बेसिकली पहले मुझे रैंसैक का मीनिंग आता हो, है ना, तो रैंसैक का मीनिंग आएगा तभी तो ये क्वेश्चन अपन करेंगे अटेम्प्ट। तो रैंसैक का जो मीनिंग होता है ना, रैंसैक स्टैंड्स फॉर कि आप है ना किसी जगह की तलाश कर रहे हो, यानी टू सर्च फॉर अ प्लेस इज नोन एज व्हाट, रैंसैक। तो बेसिकली सर्च बोल दूं मैं, है ना, किसी भी चीज की सर्च करना इज नोन एज व्हाट, रैंसैक। अब इस ऑप्शन में देखें तो जो ये लिखा है ना ऑप्शन कॉन्कर, इट्स नॉट CONQU नहीं है, ये CUR है, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए एग्री करना, मान जाना। प्लंडर वर्ड का मतलब भी यही होता है टू सर्च फॉर अ प्लेस, यानी कि रैंसैक का सिनोनिम क्या हो गया,
प्लंडर। लीनियंट का मतलब आप जानते ही हैं, रिजेंबल का मतलब होता है उसी के जैसा, फ्लरिश का मतलब होता है पनपना। तो यानी रैंसेक का सिनोनिम क्या हो गया? प्लंडर। नेक्स्ट बोल रहा है सिनोनिम आपको बताना है रिवोल्ट का। तो रिवोल्ट का मतलब तो रिबेल ही हो गया ना, लड़ाई, विद्रोह करना, है ना। तो आप चाहे रिवोल्ट बोल लो, चाहे रिबेल बोल लो, चाहे म्यूटिनी बोल लो, तीनों का मतलब क्या होता है? किसी से विद्रोह करना यानी कि लड़ाई करना। बाकी ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त होना, बरी हो जाना। अपहीवल का क्या मतलब होता है? अपहीवल का मतलब होता है बिग चेंज, यानी कहीं पर जब बहुत बड़ा बदलाव हम लोग करते हैं ना, उसे कहते हैं अपहीवल। नेक्स्ट लिखा है रेट्रोगेट। रेट्रोगेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को वर्स कर देना। टू मेक अ सिचुएशन वर्स इज नोन एज व्हाट? रेट्रोगेट। तो रिवोल्ट का सिनोनिम क्या हो गया? म्यूटिनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये मुझसे एंटोनिम बोल रहा है कैप्चर का। कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ लेना, है ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? छोड़ देना। तो छोड़ने को क्या बोलते हैं? लिबर्टी, फ्रीडम बोलते हैं ना अपन। तो लिबर्टी इसका एंटोनिम हो गया। बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते, देखो प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, परेशान करना। सेंश्योर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना। पार्शल मतलब आप जानते हैं अधूरा पार्ट कहलाता है ना। तो कैप्चर का एंटोनिम क्या हो गया? बेसिकली लिबर्टी। नेक्स्ट आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज करना। अब शिफ्ट का मतलब अगर चेंज करना है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिलोकेट करना। रिलोकेट करना यानी किसी जगह पर मूव हो जाना, नई प्लेस पर, यही इसका एंटोनिम होगा। सिक्योर का मतलब तो आप जानते ही, सॉरी, रेलोकेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि रेलोकेट का मतलब भी क्या होगा? नई जगह पर शिफ्ट होना ना। तो यहां पर इसका एंटोनिम हो जाएगा सिक्योर। सिक्योर यानी जिस जगह हो उसी जगह सिक्योर रह जाना ना। तो शिफ्टेड का एंटोनिम इज बेसिकली सिक्योर्ड। और रेलोकेट इसका क्या कहलाया जाएगा? सिनोनिम। रिमूव भी एक तरीके से इसका सिनोनिम ही है, और कैरी भी इसका सिनोनिम ही है। तो ये तीनों वर्ड्स तो शिफ्ट के सिनोनिम है, और सिक्योर इसका क्या हो जाएगा? बेसिकली एंटोनिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये आपके फिलर्स से रिलेटेड है। देखो, एक तो आपके एग्जाम में आता है सिंगल फिलर, यानी एक ही सेंटेंस है, आपको उसी फिलर में आंसर भरना है। अब यहाँ पर बेसिकली ये दो सेंटेंस हैं, और सबसे अच्छी बात है इन दोनों सेंटेंस में एक ही ऑप्शन आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अपन पहले ऑप्शंस के मीनिंग देखेंगे और फिर उस हिसाब से इसको आंसर में पुट अप करेंगे। देखो, स्विफ्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, क्विकली करना, है ना। तो जल्दबाजी करना इज नोन एज स्विफ्ट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है, एक्सपेडाइट इज बेसिकली वेरी, ये भी है ना स्विफ्ट का ही सिनोनिम है। बस इतना मान लो, जब आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करो, वेरी क्विकली करो, तो वो कहलाता है एक्सपेडाइट, और जब आप जल्दी जल्दी करो तो वो कहलाता है स्विफ्ट। नाउ कल्ट का क्या मतलब होता है? कल्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा ना, एक तरीके से मैं कहूँ फेमस है, मतलब सब जानते हैं उसको, चाहे वो फेमस व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो फेमस कोई चीज हो सकती है ना। तो फेमस है इसलिए वो कल्ट है। हिंडर का मतलब होता है परेशान, बाधाएं। और स्लगिश का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे, आराम से, एनर्जी लूज कर दी है। तो वन हु हैज लैक्ड एनर्जी इज नोन एज व्हाट? स्लगिश। ठीक है, अब अपन ऑप्शन देखिए, ये क्या कह रहा है? द बैट्समैन गॉट क्रिटिसाइज्ड फॉर, जो बैट्समैन है उसको क्रिटिसाइज किया गया। अब क्रिटिसाइज किया गया है तो नेगेटिव वर्ड आएगा। स्विफ्ट, एक्सपेडाइट, कल्ट, ये तो सारे पॉजिटिव वर्ड है। हिंडर का मतलब तो बाधाएं होता है, ये भी नहीं होगा। तो माय राइट आंसर वुड बी व्हाट? स्लगिश, एनर्जी के कारण। तो मुझे बेसिकली सेकंड ऑप्शन पढ़ना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर फिर भी मैं सेकंड ऑप्शन पढ़ूं तो मैं क्या बोलूंगी कि दिस मंथ बिटकॉइन हैज मार्क्ड इट्स 9th कॉन्जिक्यूटिव मंथ ऑफ स्लगिशनेस फंडिंग रेट, यानी उसकी फंडिंग रेट कैसी रही है? बहुत धीरे धीरे रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन के मीनिंग देखते हैं। देखो, क्वांडरी का क्या मतलब होता है? बेसिकली क्वांडरी का मतलब होता है, कहते हैं ना दो चीजों के बीच में मैं फंस के रह गया हूं, दुविधा की स्थिति को हम क्वांडरी कहते हैं। और आर्डुअस का क्या मतलब होता है? आर्डुअस का मतलब होता है परेशानियों भरा, कठिनाइयों भरा, यानी आपकी परिस्थिति जो है वो बहुत ही विकट है, बहुत ही परेशानियां, हर्डल्स अपने लाइफ में है, वो कहलाता है आर्डुअस। नाउ रैम्पेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का, कहते हैं ना कुल मिलाकर के फैलना, लेकिन ये कैसा फैलना है कि आप उसे रोक नहीं पा, जैसे कोरोना बहुत ऐसे फैला था कि आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा स्प्रेड हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, कंट्रोलिंग पावर में नहीं रहा है। रिपग्नेंट का क्या मतलब होता है? ये किसी चीज को बेहद नापसंद करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फेरोशियस का मतलब होता है उग्र होना, गुस्सा होना। तो आफ्टर अ मंथ इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बिताने के बाद 1 महीना जो यंग बॉय था उसने अपनी जर्नी चालू की, रिकवरी की। तो डेफिनेटली यहाँ पॉजिटिव वर्ड आएगा। अब अगर यहाँ पॉजिटिव वर्ड आएगा तो फेरोशियस, गुस्सा तो नहीं हुआ होगा, रिपग्नेंट भी नहीं हुआ होगा, नापसंद भी नहीं है, रैम्पेंट भी नहीं है, क्योंकि रैम्पेंट का मीनिंग भी मैंने आपको यही बताया कि किसी चीज का फैलना,
फैलने जैसी कोई बात नहीं है। क्वांडरी का मतलब भी मैंने यही बताया है, असमंजस, दुविधा होना, ये भी नहीं है। हाँ, आर्डुअस कि जो उसका 1 महीने का सफर रहा था वो कैसा रहा था, कठिनाइयों भरा रहा था, और अब जो है वो क्या कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। ऐसी सेकंड पार्ट देखो, अ डैश ऑपरेटिंग एनवायरमेंट फ्रॉम दिस रीजनर्स हैज रिमेन्ड, ये एक्सप्लोजन के बाद कैसा रहा है, कठिनाइयों भरा रहा है एनवायरमेंट। तो यहाँ पर आर्डुअस बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन की मीनिंग देखते हैं। परसिस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो लगातार चलती जा रही है, यानी बिना रुकावट के किसी चीज का चलना इज नोन एज परसिस्ट, कंटिन्यू होता है। इंसिस्ट का मतलब तो किसी पे प्रेशराइज करना। रिजिड का क्या मतलब होता है, रिजिड का मतलब होता है बेसिकली एक जगह टिके रहना, यानी आपने उस चीज को क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है, ढल गए हो। टिमिड का मतलब तो जानते हैं, डरपोक होता है, जल्दी से डरने वाला। और एजिटेट का मतलब होता है किसी के प्रति एक तरीके से मैं विद्रोह कह सकती हूँ, आंदोलन करना इज नोन एज व्हाट, एजिटेट करना। अब ये कह रहा है एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि जो डायबिटीज है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। कौन सी डाइट से, लगातार अच्छी डाइट से। तो एजिटेट नेगेटिव वर्ड तो आएगा नहीं, टिमिड भी नहीं आएगा, है ना, परसिस्ट भी नहीं आएगा, इंसिस्ट भी नहीं आएगा, रिजिड आएगा। जिट मतलब आप अगर उस डाइट को क्या कर लो, अडेप्ट कर लो, तो आप अपनी डायबिटीज क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, डैश रूल्स एट जापान पीएम ऑफिस रिक्वायर ऑफिशियल्स टू कम इन पर्सन फॉर ऑफिशियल मीटिंग। कौन से रूल्स, जो अडेप्ट रूल्स हैं, यानी जिन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जापान पीएम ऑफिस में, वो उनकी बात कर रहा है कि ऑफिशियल मीटिंग्स में यूज होते हैं, है ना, वो आते हैं। तो यानी कि यहां पर मेरा राइट आंसर क्या हो गया, रिजिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम फिर अगेन ऑप्शन की बात करते हैं। देखो पैरिटी का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज का इक्वल होना, पैरेलल होना, है ना। तो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी अपन बोलते हैं ना, वही पैरिटी कहलाता है। एम्पिरिकल का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हो, है ना। और कैसे एक्सपेरिमेंट्स पर, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। वेकेटिंग का मतलब तो खाली कराना होता है, वेकेट कराना। डेलिकेट आप जानते हैं। प्रोलिफरेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसका नंबर है ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा हो, यानी क्विकली अगर आप किसी का नंबर बढ़ा रहे हो तो वो कहलाता है प्रोलिफरेट। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, लॉकडाउन्स जो हैं आर डैश अगेन अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ चाइना, यानी कि पूरे चाइना में जो लॉकडाउन्स है वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे जब कोरोना आया था, है ना। तो प्रोलिफरेट इक्वल तो नहीं बढ़ेंगे, एम्पिरिकल भी नहीं, प्रैक्टिकल से कोई बात, खाली कराने से भी बात नहीं है, डेलिकेट भी नहीं है, तो प्रोलिफरेट ही तो आएगा। और यहाँ पर देखते हैं, एज सैटेलाइट और स्पेस जंक, यानी कि सैटेलाइट और स्पेस में जितना कचरा है, बिगिन वो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी नंबर में बढ़ रहा है, यही तो कहेंगे। तो यानी कि प्रोलिफरेटिंग इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेंड अ 4-member टीम टू, क्या करने के लिए, घूरने के लिए नहीं, सुपरवाइज करने के लिए नहीं, ओवरलुक करने के लिए नहीं, नेग्लेक्ट, इंस्पेक्ट, इनमें से कौन सा राइट आंसर लग रहा है। तो यानी कि देखो सारे ऑप्शंस के पहले मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज की अनदेखी करना, तो गवर्नमेंट ने 4 मेंबर की टीम अनदेखी करने के लिए तो नहीं भेजी होगी। नेग्लेक्ट भी नेगेटिव वर्ड है। इंस्पेक्शन होता है, जैसे स्कूल्स वगैरह में इंस्पेक्शन होता है ना, चेकिंग के लिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4 मेंबर की जो टीम है वो क्या चेक करने के लिए भेजी, स्कूल्स में चेकिंग करने के लिए। तो इंस्पेक्शन इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द कैंसिलेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट, यानी लगभग हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स का कैंसिलेशन होना, कहाँ, यूके में। कॉज डैश एट मेनी एयरपोर्ट्स, उसे कई एयरपोर्ट्स पर क्या कॉज किया है। ऑप्शन की मीनिंग देखें, कॉन्कर्ड का क्या मतलब होता है, कॉन्कर्ड का मतलब होता है टू बी साइलेंट, शांति से कोई काम हो जाए, वो कहलाता है कॉन्कर्ड। हैगल का क्या मतलब होता है, हैगल मीन्स किसी से मोल भाव करना, इज हैगल, है ना, कहते हैं ना बहुत मोल भाव करके सामान लेता है ये, तो वो हैगल होता है। नॉट डेवियस का मतलब होता है अपन कहते हैं बहुत ज्यादा कनिंग है, तेज है, चालबाज इंसान को अपन कहते हैं डेवियस, ठीक है। और मेहम का क्या मतलब होता है, मेहम इज बेसिकली कहीं पर केओस हो जाना, है ना। केओस का मतलब होता है कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना, पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है, हबड़ तरफ, फिश मार्केट जिसको अपन कहते हैं ना, वो है मेहम। अब ये बोल रहा है कई हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई, कहाँ पर, कई एयरपोर्ट्स पर, तो नेगेटिव वर्ड ही आएगा तभी कैंसिल हुई है। कॉन्कर्ड होगा नहीं, हैगल होगा नहीं, क्योंकि हैगल का मीनिंग तो आपने मोल भाव करने से बोला है। डेवियस नहीं होगा क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। हाँ, केओस के कारण जो है वो कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई होगी। सेकंड पढ़ लेते हैं, सेंट्रल बैंक कैन श्रिंक, उसने अपनी बैलेंस शीट में इतने रुपए कम किए हैं, विदाउट कॉजिंग, क्या बिना हुए मार्केट में कंफ्यूजन, बिना पैदा किए उन्होंने ऐसा कर दिया। तो माय राइट आंसर इज मे है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको करनी है एरर स्पॉटिंग। तो जरा एरर स्पॉटिंग ढूंढते हैं। इंडिया हैज बीन, इंडिया के हिसाब से हैज बीन सही है, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड कहां पर, यूनाइटेड स्टेट्स में, एज वेल एज बाय सेवरल अदर कंट्रीज, और कई कंट्रीज के द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया है। यही बोल रहा है ये। फॉर फेल, अब फॉर बोल रहे हो, फॉर तो प्रपोजिशन है ना, प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकती है, फ्रॉम फेलिंग बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, मतलब कहाँ एरर दिख रही है, एरर इज इन पार्ट नंबर बी, कि यहाँ फेल नहीं आएगा, क्या आएगा, फेलिंग आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अ प्रीप्रिंट क्लेम्ड दैट द फिटनेस ऑफ SARS-CoV-2 वायरस इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये कह रहा है कि एक क्लेम है किसका, इस वायरस का, वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ, किसके कारण, नेचुरल फिनोमिनॉन के कारण, कई फिनोमिनॉन के कारण, ऑफ के बाद देखो आईएनजी आ रहा है क्या, ऑफ प्योरिफाइंग सिलेक्शन ऑफ द स्पाइक प्रोटीन, किसके सिलेक्शन के कारण, स्पाइक प्रोटीन के कारण। सही बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्टार, किसकी स्टडी करना, स्टार के बिहेवियर। यू कुड प्लॉट, कुड के बाद प्लॉटेड कैसे आ सकता है, मॉडल के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो कुड के बाद प्लॉटेड नहीं आएगा ना, क्या आएगा, कुड प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द कलर ऑफ अ स्टार, यानी कि कौन से पार्ट में एरर हुई, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे कह रहा है ऑन द 1985 साइंस फिक्शन फिल्म बैक टू द फ्यूचर अ फ्लैम्बोयंट इन्वेंटर, देखो ये बोल रहा है 1985 साइंस फिल्म फिक्शन में, बैक टू द फ्यूचर नाम है इसका, एक फ्लैम्बोयंट इन्वेंटर, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ मॉडिफाई कैसे आ सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब में एस लगता है, तो मॉडिफाई में एस लगाओ, क्या बनेगा ये, मॉडिफाइज, मॉडिफाइज हिज कार इनटू अ प्लूटोनियम, तो कौन से पार्ट में एरर हुई, सी पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, इन द बर्न ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी जलाने में, अब इन द बोल रहे हो और बर्न बोल रहे हो, द के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, बर्न नहीं आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पे, बर्निंग बोलना पड़ेगा, लकड़ी को जलाने में, यही बोलूं, तो इन द बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इन अ हीट जनरेटिंग रिएक्शन, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ विच, जिसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस सेंटेंस में यहाँ एंड प्रोडक्ट्स भी प्लूरल है, तो इस हिसाब से भी यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो अब इस सेंटेंस में तो दो एरर हो गई, है ना। तो आप इन द बर्न ऑफ वुड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे या वर्ब की, तो इसीलिए हम वर्ब के एरर को जो है वो प्रायोरिटी देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय राइट आंसर, क्योंकि इन द बर्न ऑफ वुड एक बार के लिए अपन फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन विच के बाद में वर्ब की एरर तो हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, तो टेंस की जो एरर होती है उसको हम बेसिकली प्रायोरिटी देते हैं। तो ये एक एसबीआई का मॉक था जो आज मैंने आपको कराया है। एसबीआई का पेपर कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, तो आप इन मॉक को अच्छे से एनालाइज करें ताकि जो इंग्लिश का सेक्शन है वो आपका बहुत अच्छे से जाए। चलिए एक और मॉक के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।